Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2019 जो कि आपका कंडक्ट हुआ था 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च 2020 को। और यहाँ पर हमारे टोटल 18 शिफ्ट में जो है पेपर कंडक्ट हुए थे, मतलब यहाँ पर आपके 18 सेट्स पूरे पेपर के लिए गए हैं। तो हम यहाँ पर आपके सारे के सारे 18 सेट्स की इंग्लिश ग्रामर को यानी इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिकली आपके जितने भी क्वेश्चंस हर सेट में 25 क्वेश्चंस आपके पूछे गए, तो हम डेली की डेली एक एक सेट यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, जिससे कि आपका जो आने वाला एग्जामिनेशन है, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो जाए, चाहे आपका सीपीओ का हो, चाहे आपका फेज 8 का हो, ठीक है ना, जो आपका फेज 8 है उसका, चाहे आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका स्टेनोग्राफर का हो, इसके इन पेपर्स को करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हमें यहाँ पर पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको मैथ के जो है क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए सारे के सारे 18 सेट्स के, और मैम ने आपको रीजनिंग के भी करा दिए, तो वो जाकर के आप जरूर देख लेना। अगर आप सीएचएल का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए मस्ट है देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस तो आपको ये सारे के सारे 18 सेट्स तो मतलब आपके दिमाग में ऐसे रटे होने चाहिए, रटे क्या बिल्कुल बैठे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट तो होंगे, ठीक है। चलो खैर, इसके अलावा अगर आप सीएचएल या फिर आपके आपके जो सीपीओ के एग्जामिनेशन है उसके लिए आपकी स्टैटिक जीके का जो कोर्स है वो ऑलरेडी आपका चल रहा है। इसमें आपका स्टैटिक जीके प्रीमियम करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपका 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स है, उसे भी आप देख सकते हो। तो कई सारे यहाँ पर आपके कोर्सेज चल रहे हैं, है ना, तो उन्हें जाकर के आप जरूर रेफर करें। और इसके अलावा आपका सीएचएसएल का जो है, सीएचएसएल को पर्टिकुलर हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे मैथ के सेक्शन में, जिसमें कि आपका सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर के पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे 25 के 25, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर हम क्या करने वाले होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे अपना जो है ये पेपर्स हम डील करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा विद द पार्सिंग, ठीक है। आपको पता ही है मैं यहाँ पर आपको एरर जो है वो सारी की सारी पार्सिंग के थ्रू समझाता हूँ, और आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि पेपर में आपको बस ये बता दूंगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, है ना। और यहाँ पर आपकी जितनी भी वोकैबुलरी यहाँ पर आएगी वो सारी की सारी हम वोकैबुलरी को कवर कर रहे होंगे, चाहे वो आपकी ऑप्शंस में आए, चाहे वो आपकी कहीं क्वेश्चन में पूछी जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अपनी फीचर होने वाली हैं। और आज का आपका ये डे 1 है। डे 1 में हम क्या कवर करेंगे, 3 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाएं और यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, और ये पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन निकल के आ गया। जम्बल्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, काफी सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है। तो देखो, जम्बल्ड वाले जो सेंटेंसेस है ना, मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उन्हें आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझ लेना और उनको बिल्कुल आप प्रैक्टिस में लेके आ जाना, ठीक है ना। 2-3 मैं आपको यहाँ पर मेथड बताऊंगा। जब हम पूरे के पूरे आप 18 सेट्स को कवर कर लोगे, जब हम पूरे के पूरे 18 सेट्स यहाँ पर लगा चुके होंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आप इन पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे डील कैसे करें, है ना। पता नहीं क्यों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हो, जबकि इसमें कुछ कंफ्यूज होने लायक है नहीं, ठीक है ना। चलो खैर, यहाँ पर आप देखो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, कि हमारे पास में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो, कभी भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके बाद में आपको सीधा सबसे पहले ना ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले मूव ऑन करना है आपको ऑप्शंस पे। अब आपने देखा ऑप्शंस में सबसे पहले या तो सी हो सकता है या फिर आपके सामने बी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों की पॉसिबिलिटी है कि ये कोई एक होगा। और ये बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपके हमेशा ऑप्शंस में 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको या तो सी या फिर बी या फिर डी, ठीक है ना, या फिर आपको ऐसा ऐसे ऑप्शंस रहेंगे या फिर आपका ए होगा। तो मैक्सिमम आपको 3 पॉसिबिलिटी दी जाती है, नहीं तो आपकी मोस्टली जो होता है 80% उसमें आपको 2 ऑप्शन ही दिए जाते हैं कि इन दोनों में से कोई एक पहले आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बस अब हमें पता है यहाँ पर आपका या तो सी पहले आएगा या फिर बी आएगा। तो अब देखो यहाँ पर अपने गिवन क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ तो बी में क्या लिखा हुआ है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, यानी कि दिस चेंज, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिस चेंज, यानी कि मैंने इस चेंज को डेमोन्स्ट्रेट किया। मैंने आपको बताया दिस क्या होता है, अपना डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, ऑलराइट। अब मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से इस चेंज को जो है क्वालिफाई तो करवा दिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता अब जो चेंज जिसके बारे में मैंने बात कहाँ की है। ये क्या मैं सीधा सीधा उठा के थोड़ी बोलने लगूंगा कि दिस चेंज, है ना, कोई वो चेंज अपना पहले से मैं बताऊंगा तो सही, तभी तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो मैंने कहा अरे भाई ये बी तो अपनी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, यानी बी तो अपनी पिक्चर से बाहर हो गया। अब मैं सी के ऊपर आता हूँ, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। तो मैंने कहा अरे भाई ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर लग नहीं रही है ना। तो सी वाला ऑप्शन जो है अपना पहले आ सकता है, तो यहाँ पर मैंने बोला ठीक है चलो सी वाला पहले आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना तो आपको क्या दिखेगा कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, और फिर मैंने देखा यहाँ पर ये जो डी वाला लिखा हुआ है ना, ये लिखा है फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से एक बात और पता चल गई कि बी आपका होगा, बी के आगे कुछ भी हो, लेकिन बी के पीछे कुछ भी रहा हो यहाँ पर, लेकिन इसके जो बी के आगे आएगा ना वो आपका डी वाला ऑप्शन ही आएगा।
क्यों आएगा? क्योंकि मुझे पता है अपना यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो चेंज है ना वो 2 वेज में आपका एक्सप्रेस किया जा सकता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि पहला चेंज ये है और दूसरा चेंज ये है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। डी के बाद में क्या आएगा? डी ही तो आएगा। तो बस यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखो सी पहले आना चाहिए, ठीक है भाई, सी पहले आ गया। इसके बाद में देखो बी के बाद डी कौन से ऑप्शन में है, तो बी के बाद डी अकेला फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को देखना जब सीख जाओगे ना, तो आपको ये जो पी क्यू आर एस वाली चीज़ है ना, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पी क्यू आर एस जो होते हैं ना सबसे सिंपल होते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल लगने का कोई चांस ही नहीं होता। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हर चीज़ इसमें आपके सामने होती है, बस इसमें आपको बस ढूंढना होता है, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है, और हम जैसे जैसे हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, मैं आपको हर टाइप यहाँ पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे, जो जो मैं आपको मेथड बताता जा रहा हूँ उसको बड़े आराम से आप नोट डाउन जरूर कर लेना अगर आपको नहीं आता है, ठीक है ना। क्या करना है आपको? इसको नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्लियर है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम यहाँ पर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी, ठीक है ना। क्या है हमारे पास में वर्ड? ऑब्लिगेटरी। तो देखो यहाँ पर जो ऑब्लिगेटरी होता है ना, इसका मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब? कंपलसरी, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई मैंडेटरी चीज है ना। क्या है भाई? मैंडेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हो गया? कोई मैंडेटरी है या फिर आपकी कोई चीज कंपलसरी है, यानी कि कोई चीज आपकी बहुत ही रिक्वायर्ड बाय या लीगल। अब यहाँ पर अच्छा ये चीज और नोट कर लेना, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय आ लीगल, लीगल या मोरल, ठीक है, लीगल हो या मोरल हो, या फिर आपका कोई अदर रूल हो, ठीक है ना, और एनी अदर रूल, और एनी अदर रूल, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हुआ? ये जो आपकी कंपलसरी है इसका मतलब, या फिर मैंडेटरी है, और रिक्वायर्ड बाय लीगल, या तो आपका कोई लीगल रूल हो या फिर मोरल रूल हो, है ना। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, कोई भी आपका कचरा होता है या फिर जो लेटर होता है ना। अच्छा, लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है जो भी आप कचरा वगैरह, जैसे लेट से आपने कोई चिप्स खाया और उसका जो आपका पैकेट होगा तो वो लेटर ही कहलाता है, ठीक है। तो आपको लेटर क्या करना चाहिए? आपको अपने डस्टबिन में फेंकना चाहिए, है ना। ये आपका क्या हुआ? मोरल रूल हुआ, यानी आपकी ये मोरल वैल्यूज में आ जाएगा और ये मोरल रूल होगा। तो ये ऑब्लिगेटरी है आपका कि आप लेटर को क्या करें भाई? कचरे में फेंके, यानी डस्टबिन में फेंके कचरे को। ऑल राइट, तो मेरी बात समझ में आ रही है ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है रेकलेस। तो रेकलेस का मतलब क्या होता है? केयरलेस, ठीक है ना। तो रेकलेस का यहाँ पर आप मीनिंग लिख लो, क्या होता है? केयरलेस। ऑल राइट। इसके बाद में अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं तो यूजलेस। यूजलेस तो आपको पता ही होगा, जिसका यूज ना हो, है ना, अपने यूज से जो को किसी काम का ना हो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो रेकलेस तो नहीं होगा इसका सिनोनिम, और ना ही यूजलेस होगा। अब मैंने देखा मैंडेटरी, हाँ भाई मैंडेटरी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी का मतलब भी होता है रिक्वायर्ड बाय यार लीगल या फिर मोरल रूल, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है मेरी, समझ में आ रही है। चलो, इसके बाद में ये जो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव आपको पता ही होगा, एग्रेसिव का मतलब होता है वायलेंट, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब? वायलेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या सिनोनिम हो जाएगा? देखो, अब जो सबसे बड़ी बात, एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ठीक है ना। कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कभी कभी क्या होता है ना, हमें करेक्ट वर्ड बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें इसका बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम ना मिले, है ना। लेकिन आप ये बात समझना, कभी भी हमें जो गिवन ऑप्शंस है ना उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज जो है वो ढूंढनी होती है, ठीक है ना। क्या करना होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो गिवन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका क्या है? मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपका मैंडेटरी ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, यानी कि आपका नरेशन वाला केस हो, चाहे आपका एक्टिव पैसे वाला केस हो। कई बार क्या होता है ना, एक्टिव पैसे में वो आपको सीधा सीधा एक्टिव पैसे बना के नहीं देते हैं, यानी कि वॉइसेस वाला जो आपका केस होता है उसमें सीधी सीधी वॉइस बना के नहीं देंगे रूल के अकॉर्डिंग। उसमें हो सकता है वो थोड़ी सी एरर हो, लेकिन आपके बाकी सारे 3-4 जो ऑप्शन है उसमें से वही वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा हो, तो वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, और फिर हमें उसको ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा ये सारी की सारी चीजें आपकी कैसे काम कर रही होती है, लेकिन मैं जो भी बातें बताता जा रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाओ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, जब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखोगे ना, तो आपका पेपर जल्दी भी सॉल्व होगा, और आप मतलब कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब देखो वही बात आ गई, आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है, यानी गिवन ऑप्शंस में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। तो वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? जो होमलेस लोग हैं, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, बेघर लोग हैं, और फिजिकली डिसेबल लोग हैं, यानी कि अपंग लोग हैं, या फिर जो जिन जो फिजिकली थोड़े डिसेबल हो जाते हैं, उन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब देखना, हेल्प, अब यहाँ पर आपका कोई बीच में हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो फिल करना है। तो बात यहाँ पर किससे रिलेटेड आएगी? हेल्प से रिलेटेड आएगी। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है रेंडर, क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए,
रेंडर को हम थोड़ा-सा यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ, ठीक है ना? इन तीनों के बारे में बात करता हूँ। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, लेट्स से आपका कोई कार्यक्रम होना है, ठीक है ना? कोई प्रोग्राम होना है, तो उसमें हम क्या करते हैं? मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? उस प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जब कई सारे लोग मिल कर के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपना जो उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ठीक है ना? और ये कंट्रीब्यूशन मनी का ही नहीं होता, ये कंट्रीब्यूशन आपका मनी का होता है, या फिर आपका इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूशन में ना आपका ऐसा भी आ जाता है, आप कुछ उसमें काम करके दे रहे हो, ठीक है ना? क्या होता है कई बार कि कई सारे एनजीओज होते हैं और वो अपना क्या करते हैं, उसमें अपना हाथ बटाते हैं ना? तो उस चीज़ में भी आप कंट्रीब्यूट का जो कंट्रीब्यूट वर्ड है उसका यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट। अब डोनेट हो गया। डोनेट का मतलब क्या होता है? दान करना, मतलब आप किसी चीज़ को क्या करो, दान कर दो। ऑलराइट। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या आता है? एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब क्या हो गया? अब एग्जर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर आप क्या करें, फोर्स डालें, ठीक है ना? क्या करें, आप फोर्स डालें। तो यहाँ पर अब हेल्प का मतलब क्या आ रहा है? हेल्प का अगर यहाँ पर मैं सेंस लगाना चाहूँ, तो हेल्प को आप कंट्रीब्यूट करोगे क्या? तो हेल्प को हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? और एक बात आप यहाँ पर समझना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लगा देता ना, कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट, और यहाँ पर फिर आपका टू हो जाता, तो इस कंट्रीब्यूट टू का जो मतलब होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ब आई है और इसके साथ में जो हमने प्रेपोजिशन डाल दी ना टू, इसका मतलब हो जाता है हेल्प टू कॉज, ठीक है ना? हेल्प टू कॉज, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये चीज यहाँ पर आप लगा सकते थे, लेकिन वो भी तब जब इसका जो सेंस है वो ऐसा है, हेल्प टू कॉज का, ठीक है? तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लेना। लेकिन यहाँ पर हमारा अकेला हेल्प का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मदद आपकी दी जाती है, वी मस्ट रेंडर हेल्प, मतलब कि हमें जो मदद है वो प्रदान करनी चाहिए। ऑलराइट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गिवन ऑप्शंस में आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आ गया? रेंडर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव ऑन करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर देखो, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो यहाँ पर देखो, एक एक करके हम यहाँ पर पार्सिंग वाला अपना रूल लगाते हैं। मैंने आपको खूब सारी पार्सिंग सिखा रखी है, और एरर तो आपको मतलब अब सेकंडों में हो जानी चाहिए, ठीक है ना? अगर नहीं हो रही है ना कहीं तो मतलब लोचा किया है, ठीक है? चलो खैर, देखो ये जो वन ऑफ द, अब ये जो वन ऑफ वाली एरर है ना, ये मैंने आपको एरर्स में इतनी बार, जो एरर मैंने आपको पढ़ाई हुई है इतनी बार करा रखी है, ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए था। खैर, यहाँ पर ये जो वन है, ये क्या बनेगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा ना? क्लियर है? इसके बाद में ये ऑफ है, ये बेसिकली क्या है भाई? प्रपोजिशन ही तो है। क्या है? ये प्रपोजिशन है। अब ये जो बॉयज है, ये बॉयज क्या बनेगा? ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ। क्या बन जाएगा? ये आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं इसको पीओवी बोल देता हूँ। अब आगे क्या लिखा है भाई? फ्रॉम लिखा है, तो ये फ्रॉम अगेन आपका एक प्रपोजिशन हो जाएगा। फिर अपना ये जो स्कूल है, ये फ्रॉम प्रपोजिशन का पीओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये अवर क्या कर रहा है? इस स्कूल के ऊपर अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो ये अवर क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो, अगर मैं इसको पूरा बोलना चाहूँ ना, ये तो मैंने इसका क्लासिफिकेशन दे दिया, ठीक है? लेकिन अगर मैं पूरा बोलता हूँ, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल, तो ये पूरा का पूरा, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ऑफ से लेकर के आपका स्कूल तक, ये आपका पार्टिटिव होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ये आपका पार्टिटिव, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है ना? तो हम इसको क्या बोलते हैं? पार्टिटिव बोलते हैं। अब आगे क्या है? हैव। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये कैसा है भाई? वन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी ना, यहाँ पर ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। और आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये वर्ब आपकी सिंगुलर कैसे, ये आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल कैसे आ गई भाई? सिंगुलर करना पड़ेगा। तो हम हैव को हटा करके क्या लिख देंगे भाई? हैज लिख देंगे। क्लियर है? क्या कर देंगे यहाँ पर? हैज। आगे आपका बीन है, ये आपका पार्टिकल हो जाएगा। देन सिलेक्टेड आपकी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, और फिर आपका ये फॉर अगेन एक प्रपोजिशन हो जाएगा। देन आपका नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप क्या हो जाएगा? ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? एरर आपको पता चली गई होगी कहां पर है? हैव बीन सिलेक्टेड में आपकी जो है एरर निकल के आ गई है। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जो मैंने आपको एरर वाला सेक्शन कराया ना, जिन लोगों ने अभी तक मेरी एरर की सारी क्लास कर रखी है, जो मैंने आपको 46 क्लासेस करवाई हैं बिल्कुल पार्सिंग के थ्रू, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, उन लोगों को कहीं कोई एरर नहीं आएगी। आप कुछ भी करके देख लेना, ठीक है? इसलिए मैं आपको ना जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें सिखाने पर ज्यादा जोर देता हूँ, इंस्टीड ऑफ दैट कि मैं आपको बस हवा में चीजें सिखाता रहूँ, ठीक है ना? तो जादू नहीं देखेंगे हम, जादू कैसे आता है वो सारी चीजें देखेंगे। मेरा हमेशा, मैं आपसे बोलता हूँ कि हम जादू नहीं देखेंगे, कोई हम विजार्ड नहीं है, जादू नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, कोई ना ही मैं विजार्ड हूँ। मैं आपको जादू होता कैसे है वो चीज जरूर दिखा सकता हूँ, उसकी प्रोसेस भी दिखा सकता हूँ। ऑलराइट। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखो,
क्या लिखा है भाई, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग लिखा है, यानी कि अपना ये जो सेंटेंस है ये अपना प्रेजेंट में है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपना इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट बनने का काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द वर्क। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द वर्क हो जाएगा। क्लियर है, ये बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट तो बन गया लेकिन ये इस सेंटेंस का डूअर नहीं है। डूअर तो आपका मैनेजर ही रहेगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं आपको फिर से ध्यान करा दूं कि एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो उसमें आपका चेंज कुछ नहीं होता सेंटेंस में, सेंटेंस की मीनिंग तो सेम ही रहती है। बस ये होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट पर हम स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। लाइक मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने एक चेयर तोड़ दी। ठीक है ना, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या बोला मैंने, ही ब्रोक द चेयर। ठीक है ना, ही ब्रोक द चेयर। तो यहाँ पर मैंने कैसे बोला है, ही ब्रोक द चेयर, यानी कि मेरा जो पूरा स्ट्रेस गया वो किस पर गया, ही पर। मैंने क्या चिल्ला के बोल दिया भाई, ये जो मेरा पूरा का पूरा स्ट्रेस चला गया डूअर पर चला गया, जिसने ये चेयर को तोड़ा था ना, उस चेयर पर, वो उस पर्सन पर मेरा जो है पूरा स्ट्रेस चला गया। लेकिन अब क्या करना है ना कि वो जो चेयर टूटी है, वो चेयर थी बहुत ही ज्यादा महंगी। क्लियर है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी। तो अब मैं उस चेयर को क्या है भाई, उस चेयर के ऊपर स्ट्रेस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, द चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम। क्या बोलूंगा, द चेयर वॉज ब्रोकन बाई हिम। तो अब क्या हुआ, ये जो मेरा स्ट्रेस था मेरा चेयर के ऊपर जा रहा है कि ये वाली जो चेयर थी ना, काफी महंगी चेयर थी और काफी कॉस्टली थी, यानी कि अब ये वाली जो चेयर है वो उसने तोड़ दी। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रेस चला गया चेयर के ऊपर। और हम इसी चीज के लिए जब भी हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस देना होता है, तभी हम क्या कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। क्लियर है। अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप इसको क्या बोलते हो, सब्जेक्ट बोल देते हो और उसके बाद में जो अपना, लेट्स से क्या बोला मैंने, वॉज ब्रोकन बाई हिम। क्या बोला मैंने यहाँ पर, वॉज ब्रोकन बाई हिम। ऑलराइट। तो यहाँ पर ये जो हिम है ना, ये हिम ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन किसका बन गया, इस बाई प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ये है तो अभी भी डूअर ही है। ऐसा थोड़ी कि अब चेयर ने लेकर के उसको तोड़ दिया, पहले उसने चेयर को तोड़ा फिर चेयर ने उसको तोड़ा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी भी वही चेयर को तोड़ रहा है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ पा रही है क्या। चलो फिलहाल यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको चीजें पता है, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी। खैर, लेकिन मैं आपको पता ही है कि सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर समझता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वर्क। ठीक है, अब चूंकि ये प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा आगे इज। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं द वर्क इज केप्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, V3 लगा देंगे। इज केप्ट पेंडिंग, इज केप्ट पेंडिंग बाई द मैनेजर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बाई द मैनेजर। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। और अगर मैं इसमें चेक करता हूँ ऑप्शंस अपने कौन से हैं भाई, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ना ये इतना सारा करने की भी जरूरत नहीं थी, तो मैंने आपको बताने के लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, कलर एक बार चेंज करूंगा। देखें, यहाँ पर आप अगर पेपर में करने वाले, तो आपने देखा ये प्रेजेंट में है, यानी कि यहाँ पर आपका एज आना चाहिए। तो आपने देखा एज यहाँ पर किसी में है क्या, तो वर्क के साथ में इज ही आएगा। क्लियर, अगर आप वर्क को भी देखोगे तो उसके साथ में इजी तो आएगा। तो आप बस इसको 2 लाइन में देखकर ही ना, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर वर्क के साथ में आर लगा दिया तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और बीइंग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं है। ठीक है ना, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत आ जाना। क्लियर है। चलो, अब ये जो पेंडिंग है, ये पेंडिंग का पेंडिंग ही रहेगा, यहाँ पर आपको बीइंग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये अपने तीनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको सोचनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वेट अ सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ये देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द। अब हमें क्या करना है, अंडरलाइन वाले को सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर है, यहाँ पर आपका अंडरलाइन, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एग्री विद द प्रपोजल के नीचे अंडरलाइन है। क्लियर है, तो अब देखो एक बार फिर से मुझे कलर को जो है चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। क्लियर है, तो अब बड़े ध्यान से आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, यहाँ पर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2-3 चीजें बताऊंगा, बड़े आराम से आप उसको नोट कर लो। कभी मैं क्या बोलता हूँ, एग्री, एग्री, और अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी पर्सन के साथ, मतलब क्या हुआ, मैं और मेरा फ्रेंड घूम रहा था। ठीक है ना, ये यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ और यहाँ पर ये मेरे साथ मेरा फ्रेंड घूम रहा है। अब मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे यार, ये जो मैथ है ना, ये मैथ आजकल मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन पीयूष सर ने काफी अच्छा समझा दिया है। ठीक है, तो मैं ये जो दूसरा बंदा था उसने बोला अरे हाँ भाई, मैं तो तुमसे एग्री हो गया। तो जब दोनों आपस में एग्री हो जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एग्री। यहाँ पर हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं विद का। किसका प्रपोजिशन का यूज करते हैं हम यहाँ पर, विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपका लेट से कोई समवन है। ठीक है, समवन मीन्स आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी लिविंग बीइंग से एग्री होते हैं, तो वहां पर आपकी प्रपोजिशन कौन सी यूज होगी, विद प्रपोजिशन यूज होगी। इसको ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ एग्री,
अगर मैं किसी प्रपोजल से एग्री होता हूँ, ठीक है ना, मेरे सामने कोई प्रपोजल रखा गया और यहाँ पर मैं आपको बीच में अभी प्रपोजिशन बताऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या रखा आपके सामने, कोई प्रपोजल रख दिया, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, यहाँ पर आपके सामने कोई प्रपोजल रख दिया है, तो यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, यहाँ पर मेरी टू प्रपोजिशन यूज होगी, ठीक है ना, कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, टू। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो क्या हुआ, मैं लेट्स से कोई प्लान है, ठीक है ना, आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर कोई प्लान बनाया और फिर आप क्या हुए, उस प्लान के 3-4 लोग हैं, ठीक है, ये आपका तीसरा फ्रेंड है, ये आपका चौथा फ्रेंड है, ठीक है, ये चारों के चारों खड़े हुए हैं और इन्होंने कोई प्लान बनाया और आपसे पूछा, अरे भाई ये प्लान कैसा लग रहा है तुमको, तो आपने क्या बोला, भाई हाँ भाई ये प्लान जो है मैं इस प्लान से एग्री करता हूँ, या फिर आप किसी चीज़ से या फिर कोई बात है ऐसी जिस पर आप एग्री हो रहे हो, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप किसी पर्सन से एग्री नहीं हो रहे हो, किसी बात पर एग्री हो रहे हो या फिर किसी प्लान के ऊपर आप एग्री हो रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है भाई, इस एग्री के साथ में कौन सी प्रिपोजिशन लगा दोगे आप, बोलो फटाफट से, यहाँ पर आप प्रिपोजिशन लगाओगे ऑन। क्लियर है। तो इन तीनों को नोट कर लो, यहाँ पर आपके एरर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और क्योंकि यहाँ पर आपका एक एरर आ चुकी है ना, तो मैंने सोचा आपको ये 2-3 चीजें जो भी आपकी एग्री के साथ बनती हैं वो भी आपको बता ही देता हूँ, है ना, हो सकता है आपकी एरर यहाँ पर बन जाए। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं कौन सी प्रपोजिशन यूज करूंगा, टू प्रपोजिशन का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। क्लियर है। क्या क्या तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्री टू द प्रपोजल। क्लियर हो गया। क्या हम यहाँ पर करेक्शन कर देंगे, विद को हटा करके टू का यूज कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, गला बिल्कुल सूख गया और मेरा वेट अ सेकंड, थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। तो चलो भाई अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है ना। इसको एक बार हटाते हैं, क्या हो गया ये, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन आ गया अपने सामने, यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को डालना है, तो बड़े ध्यान से आप देखते जाना फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन प्लेज अ, देन हमारे पास डैश है, रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस को देखा, कम्युनिकेशन एक बेटर जो रोल है वो प्ले करता है, क्या आप देखो बेटर का हम यूज कब करते हैं, यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री है ना, क्या है ये आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तभी करेंगे जब आपके दो लोग प्रेजेंट होंगे, कम से कम कंपैरिजन वाला पर्सन दिखना तो चाहिए। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपका कंपैरिजन तो किसी से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका ये पहला वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। अब कम्युनिकेशन प्लेज अ टोटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, क्या किसी एक मैन के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन ही एक पूरा का पूरा एक कम्युनिकेशन ही पूरा जो रोल है वो प्ले करता है क्या, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, तो इसको भी हटाओ यहाँ से। फिर मैंने देखा ये लाइफलेस, अब अगर भैया लाइफलेस वाली बात ही है तो मैं इसको बोलूंगा ही क्यों, अगर ये आपका कोई यूज ही नहीं होता, इसका कोई रोल ही नहीं होता मैन के डेवलपमेंट में, और यहाँ आगे इतनी सारी कहानी लिखी हुई है, इट कैन बी लर्नड बाय अवर डैश 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 एफर्ट्स, तो यहाँ पर अपना लाइफलेस तो जो है वो कहानी से बाहर हो गया। इसका मतलब यूज क्या करना पड़ेगा, वाइटल ही यूज करना पड़ेगा, जो कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब देखो वही कहानी है जो मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था मैंने, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो वाइटल है, वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, वाइटल का यूज कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, यानी कि एक व्यक्ति के संपूर्ण निर्माण में से जो कम्युनिकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। बढ़िया बात हो गई, ये बात जो है अपनी पूरी क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब देखो अगले वाले पर आते हैं, इट कैन बी लर्नड बाई, अच्छा आगे आना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। देखो क्या है भैया अब आगे, इट कैन बी लर्नड बाई अवर डैश एफर्ट्स। अब देखो क्या क्या है अपने पास, अनक्लियर एफर्ट, अब क्या ये हम अपने जो अगर हमें कोई भी चीज सीखनी है ऐसे समझो, तो क्या हम उसे अनक्लियर एफर्ट से सीख सकते हैं क्या, उसके लिए भाई अपने जो एफर्ट्स हैं वो क्लियर तो होने चाहिए ना माइंड में, ये बात तो यहाँ पर कहानी मतलब रॉन्ग हो गई। फिर कॉन्शियस है, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्शियस का मतलब होता है आपका अवेयर, ठीक है ना, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, इसका जो मीनिंग होता है वो अवेयर के फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है। चलो खैर ये तो हो गया आपका, एक साइड मैंने रख दिया इसको, मतलब ये अपना आ सकता है, लेकिन अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करता हूँ ना तो उसके लिए मुझे चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना, कि इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, इस बात को समझो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा रहता है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो पिक्चर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसके अपोजिशन में नहीं जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभासी। क्लियर है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पिक्चर से, ये भी बाहर हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट का यूज करेंगे या फिर कॉन्शियस का यूज करेंगे, बताओ जरा मुझे। तो देखो कभी भी अगर हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमारे कॉन्शियस होने चाहिए, यानी कि हमारे अवेयर एफर्ट्स होने चाहिए। अवेयर एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ, लेट्स से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके जो अटेम्प्ट्स है ना, वो जो आपका एफर्ट है वो आपका अवेयर नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या बोला, अवेयर नहीं है। अवेयर का मतलब मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसके प्रति जागरूक नहीं हो, उसको आप सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से, तो क्या वो आपकी अटेम्प्ट वहां पर अच्छा जो आपका रिजल्ट है वो दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। तो आपके जो आप जो सीखने
की कोशिश कर रहे हो, आपके एफर्ट्स कैसे होने चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए। जरूरी नहीं है आपके जो एफर्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो ये भी अपना पिक्चर से बाहर हो गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा बैठ गया भाई, कॉन्शियस, ये अपना यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर अपना हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, फिल कर देंगे, ठीक है ना। कौन से हैं अपने यहाँ पर, कॉन्शियस। क्लियर है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, अगले वाली लाइन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक बार देखें। टुडे सक्सेस इन अवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन अवर डैश टू रीड राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन, ये डैश डैश जैसे आगे, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना यहाँ पर देख लो क्या है। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास में। अवर वैरायटी टू रीड राइट एंड स्पीक वेल, तो क्या हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हमारी वैरायटी पर डिपेंड करती है? नहीं भाई, वैरायटी पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, लेट से आपको हिंदी अच्छे से आती है, तो क्या आपसे वो ये बोलेगा कि नहीं भाई, अब आपको अगर ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपसे ये थोड़ी पूछेगी आपको फ्रेंच भी आनी चाहिए। हाँ भाई, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डजेंट मैटर, लेकिन आपको अगर कोई एक लैंग्वेज भी अच्छे से आती है तो आप उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर पाए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, अगर आपसे कोई इंग्लिश पूछेगा ना, लेट से जो आपके बैंक के एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपसे जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपके एसबीआई वगैरह के होते हैं, एमबीपीएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपका फिर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसमें क्या पूछा जाता है कि आप ये लैंग्वेज रीड कर सकते हो क्या, फिर क्या ये आप राइट कर सकते हो, या फिर क्या आप ये स्पीक कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज का ज्ञान होना। तो इंग्लिश अगर आपको रीड राइट स्पीक आती है तो ये आपका माना जाएगा, ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी में अगर आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और उसको बोल सकते हो, तो ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। डजेंट मैटर, आपसे वो थोड़ी पूछेगा कि फ्रेंच आती है नहीं आती है, या फिर आपको चाइनीज आती है, स्पेनिश आती है, ठीक है। तो वैरायटी तो यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। क्लियर हुई है मेरी बात, एक बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब क्या होता है, तेजी फुर्ती। तो क्या हमें तेजी फुर्ती होनी चाहिए क्या? हाँ भाई, ये तो बस ये बोल रहा है कि आपको रीड राइट और स्पीक वेल होना चाहिए, यानी कि ये भी अपना ऑप्शन बाहर हो गया। फैसिलिटी, अच्छा जी, यहाँ पर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, एम्यूनिटीज, ठीक है ना। फैसिलिटी क्या होता है, एम्यूनिटीज होता है इसका मतलब, यानी कि इसमें जो आपकी फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए क्या। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये अपना अगला जो वर्ड दिया है पर आपको पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अगला वर्ड है अपना एबिलिटी, ठीक है ना। एबिलिटी आपको पता चलिए आपकी क्षमता होती है, ठीक है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपकी क्षमता। क्लियर है। तो आपकी क्षमता जो है वो होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है आप कैसा लिखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है ना। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, जो जिसका आपका जो रिजल्ट होगा वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेकर के आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एबिलिटी अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया, लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पर एबिलिटी हटा करके यहाँ पर मैं लिख देता स्कैटर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या लिख देता, स्कैटर लिख देता। फिर आप कौन सा ऑप्शन चूज करते, तो पता है यहाँ पर हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेकंड वाला ऑप्शन, जो हमारी सेकंड चॉइस होगी, वो होगी यहाँ पर फैसिलिटी की। क्योंकि फैसिलिटी की कहीं ना कहीं एक मीनिंग निकल के आती है, क्या होती है, एप्टीट्यूड, ठीक है ना। इसका एक मतलब एप्टीट्यूड भी होता है। क्लियर है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। अगर यहाँ पर मेरा एबिलिटी ये वाला वर्ड ना लिखा होता ना, तो यहाँ पर मुझे फैसिलिटी भी ये मेरा करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना एबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मैंने आपको जो है चीजें जो हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 4। आते हैं भाई। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हैंडल द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो बैरियर अगेंस्ट, अब देखो बैरियर का मतलब क्या होता है, लेट से कोई भी चीज़ है, लेट से आप यहाँ पर रोड पर जा रहे हो, मजे में यहाँ पर आपके सामने मैंने बैरियर लगा दिया, आपने देखा भी होगा रोड बैरियर लगे रहते हैं ना, टोल जो होते हैं, टोल टैक्स जहाँ पर आप जमा करते हो वहां पर भी तो लगे रहते हैं बैरियर, है ना। तो उसको हम बोलते हैं बैरियर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लो, लेकिन यहाँ पर आपका वो बैरियर ये वाला बैरियर नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बैरियर के लिए लेट से आप चले आ रहे हो, फिर आप इसके अगेंस्ट थोड़ी जाओगे, है ना। बैरियर आपके सामने से हटेगा, फिर आप उसके अंदर जाओगे, है ना। ये चीज है। तो बैरियर आपका क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है। बैरियर का अगर मैं मीनिंग बोलना चाहूँ, इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑब्स्टेकल। क्लियर है, बात मेरी समझ रहे हो। तो ऑब्स्टेकल है आपके सामने, तो ऑब्स्टेकल के लिए बैरियर, अब देखो बैरियर किसी भी चीज के आगे है अगर, तो उसके अगेंस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये आपने अगेंस्ट हटा दिया। बैरियर बाई का भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बैरियर बाई कम्युनिकेशन, ये भी अपना फिट नहीं बैठेगा। अब बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना यहाँ पर हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज कर रहे होंगे, बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब क्यों यहाँ पर मैंने ये टू प्रपोजिशन का यूज किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए जो बैरियर होगा, बात को समझना, ये लिखा क्या हुआ इसका मतलब समझने की कोशिश करो। बैरियर टू कम्युनिकेशन हैंडल द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो बैरियर जो ऑब्स्टिकल होती है ना कम्युनिकेशन करने की, वो आपकी हैंडल कर देती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो बढ़िया बात है, यहाँ पर आपका जो टू प्रपोजिशन है उसका सेंस आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पर आपका फ्रॉम भी यूज नहीं होगा। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो
अब क्या लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। अब हमें क्या करना है, इन बैरियर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा जो ट्रांसमिशन है मैसेज का वो स्मूथ हो पाएगा। तो स्ट्रेंथन करना है क्या, नहीं भाई स्ट्रेंथन तो नहीं करना है। फिर क्रिएट करना है क्या बैरियर्स को, नहीं भाई क्रिएट भी नहीं करना है। सक्सीड करना है क्या बैरियर को, नहीं भाई सक्सीड भी नहीं करना है। तो हमें करना क्या है बैरियर्स का, उनको हमें ओवरकम करना है। क्लियर है, क्या करना है हमें, उनको ओवरकम करना है। बात समझ में आ गई मेरी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, ये है आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पर देखना है। फर्स्ट वर्ड है आपका एग्जॉस्ट, ठीक है ना, ऐसा कुछ आपकी, अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन करना चाहूँ तो ये होगी, लेकिन इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होती है आपकी एग्जिबिट, ठीक है ना। और चूंकि मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पर हर चीज को देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपका अगर मिसपेल्ड वर्ड है तो हम वो उसको मिसपेल्ड को भी करेक्ट करके देखेंगे इसकी जगह क्या हो सकता है। तो एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, टू डिस्प्ले, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता है। और फिर ये क्या है, अब आपका एग्जिबिट, ठीक है ना, तो सॉरी ये आपका एग्जॉस्ट बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए आना चाहिए था। अब ये एग्जिबिट जो है, इस एग्जिबिट का मतलब होता है टू डिस्प्ले, ठीक है ना, यह और ये जो है आपकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, थक जाना, है ना। एक्सहेल या फिर एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब होता है आपका एक्सहेल या फिर एक्सट्रैक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, एक्सहाइल। अभी एक्सहाइल नहीं होता, ये होता है एक्सहेल, ठीक है ना। क्या होता है आपका एक्सहेल, है ना, क्या होता है एक्सहेल। अब ये जो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे है ना, जो अपना एक्सहेल हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, इन दोनों का मतलब भी कहीं ना कहीं इसके साथ सिनोनिम में जाता है एग्जॉस्ट से, ठीक है ना। तो ये तीनों आपस में आपके सिनोनिम भी हो सकते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। जैसे आपका एग्जॉस्ट हो गया, देन आपका एक्सहेल हो गया, और आपका ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपस में क्या होते हैं, सिनोनिम भी होते हैं। तो ये हो सकता है कि आपसे सिनोनिम में पूछ लिया जाए अगली बार। तो ये सारी चीजें आप देखते रहो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं फटाफट से। देखो क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमें यहाँ पे, आपको मीनिंग बतानी है इस ईडियम की। क्या लिखा हुआ है, टू टेक फ्रेंच लीव, ठीक है ना। अब टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू टेक लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है ना। टू टेक लीव, अब यहाँ पर लिखा भी होगा टू टेक लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होगा, टू टेक फ्रेंच लीव का, कि आप किसी अपने दोस्त के साथ, दोस्त के पास गए, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड के पास गए आप, और वहां से आप निकल लिए, ठीक है ना। क्या हुआ, आपका फ्रेंड चला गया अंदर आपके लिए टी लेने, ठीक है, आपके लिए चाय नाश्ता बढ़िया लेने गया, और आप क्या हुआ वहां पर आप उसको बिना बताए निकल लेते हो, आपका कोई अर्जेंट काम आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टू टेक फ्रेंच लीव। क्या होता था पहले के टाइम पे, आपके जो फ्रेंच लोग थे वो इस तरीके से निकल जाते थे, उनका जो भी काम आ जाता था तो वो ये नहीं बताते थे कि अरे भाई मुझे जाना है बाहर, लेकिन तो उनकी क्या आदत थी, वो लोग अपना ऐसे ही निकल लेते थे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलने लगे, इसको हमने ईडियम बना लिया, टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब हो गया लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। और सेशन को शेयर करना। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी आपको मैं क्लासेस करवा रहा हूँ इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे। और जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा बेटर तरीके से हम क्लासेस को जो है वो रन कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी रेगुलर क्लासेस भी आपकी हो पाएंगी। क्लियर है मेरी बात। चलो, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से एक बार हटा देते हैं। देखो करेक्ट सिनोनिम हमें फाइंड करना है सेंटिलेटिंग का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है अपने पास में, सेंटिलेटिंग, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सेंटिलेटिंग का मतलब होता है स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग या फिर ग्लिटरिंग, ठीक है ना, स्पार्कलिंग या फिर ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग। क्लियर है। या फिर इसका मतलब ना कभी कभी आप ग्लैमरस के लिए भी कर लेते हो, ग्लैमरस के लिए, ठीक है, ग्लैमरस के लिए भी आप इसका यूज कर लेते हो। और यहाँ पर अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे तो ये आपका लिखा हुआ है ग्लिटरिंग, ठीक है। तो कोई भी चमकती हुई चीज है या फिर कोई ग्लैमरस चीज है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटिलेटिंग। और इसका जो यूज है वो आप किसी की ब्यूटी दर्शाने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। खैर अब ये जो बोरिंग है, बोरिंग तो आपको पता ही होगा, जब आप ऊब जाते हो किसी भी चीज से तो हम उसको बोरिंग बोलते हैं। स्टिंगिंग क्या होता है, ये आपका स्टिंगिंग का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन, ठीक है ना। जब आपको कोई बर्निंग सेंसेशन होती है, क्या होता है, ये आपका बर्निंग सेंसेशन, सेंसेशन। क्लियर है। अच्छा ये क्या होता है, जैसे कि आपको लेट से किसी बी ने काट लिया, ठीक है, बी ने आपका ही बी और आपकी को काट लिया, तो वहां पर क्या होता है, आपको स्टिंगिंग होने लगती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होती है ना, तो उसको ही हम बोल देते हैं स्टिंगिंग। ऑल राइट। खैर फ्लैटरिंग पर आते हैं। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, मक्खन लगाना, ठीक है, सबको पता होगा। कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मक्खन तो लगाना पड़ता है, ठीक है ना। खैर फ्लैटरिंग का मतलब पता ही है, अब आप किसी को भी लगाओ, डजेंट मैटर। अब मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आपको पता ही है किसको कौन मक्खन लगाता है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। हियर आपका क्वेश्चन नंबर 15, अगेन हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑल राइट, यहाँ पर आपका ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, समथिंग दैट कांट बी हर्ड। तो आप किसी चीज को अगर सुन नहीं पा रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, इनऑडिबल है,
क्या है वो आपके लिए इनऑडिबल, यानी कि आप नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। ऑडिबल का मतलब होता है आपको वो सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब ये इतना सिंपल, ये आपका इतना सिंपल मतलब वन वर्ड है ना। और ये दुनिया कम से कम 8 से लेकर के 9 टाइम्स अभी तक आपका एसएससी पूछ चुकी है, ठीक है। पता नहीं क्यों ये बार बार पूछते रहते हैं, समझ नहीं आता इनका चक्कर मुझे। खैर, ये इनफालिबल का देखो, इनफालिबल का मतलब होता है नेवर, नेवर। इसको लेट्स से आप ऐसे बोल सकते हो, कोई भी आपके झांसे में नहीं आता है, ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो इनफॉलेबल है, यानी कि हम उसे पटा ही नहीं सकते, है ना। बात को समझ रहे हो मेरी। और ऑडिबल तो आपको पता चली गया। खैर, इर्रिवोकेबल, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे लोगों को हो सकता है ना बताओ। दैट कांट बी कैंसल्ड, ठीक है ना, दैट कांट बी कैंसल्ड, इसको आप एक बार नोट कर लो, क्लियर है। तो हम जिस चीज को कैंसिल नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इर्रिवोकेबल। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज। अब ये 4 वर्ड आपके सामने, इन चारों वर्ड की मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर हमें जो ब्लैंक है वहाँ पर कौन सा वर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, ठीक है ना। क्या होता है, अनस्टेबल। जैसे मैं आपको अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो जो सोडियम होता है ना, सोडियम, सोडियम पता है सभी को, Na, क्लियर है। Na जो आपका होता है ना, जो आपको पता है सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है, ये क्या होता है, सोडियम आपका सॉफ्ट मेटल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछ चुकी है केमिस्ट्री में, ठीक है, ये ध्यान रखना। Na जो इसका है, इसका सिंबल होता है, और ये आपका सॉफ्ट मेटल होता है। एक और बात इसके बारे में, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी नोट डाउन कर लो, जब बात आ ही गई है। तो इसका केमिकल नंबर होता है आपका 11, ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर जो होता है उसका 11 होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। और इसका अगर मैं एटॉमिक वेट बताऊं, तो इसका एटॉमिक वेट होता है आपका 23, ठीक है। खैर, ये सारी बात तो हो गई केमिस्ट्री की। फिलहाल अब जो सोडियम है आपका, वो रिएक्ट हो जाता है बहुत जल्दी, अगर आप उसे बाहर निकाल के रखोगे ना, तो वो जल जाता है, ठीक है ना। आपकी जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो वो कैसा है भाई, अनस्टेबल है। अगर वो आप एटमॉस्फेयर में अगर रखोगे ना, तो वो तुरंत जल जाएगा, अनस्टेबल है बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं ना, सोडियम को, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में आया हुआ है केमिस्ट्री में, कि हम सोडियम को किस में स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो सोडियम को आप लोग हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखते हो, ये बात भी ध्यान रखना। क्या करते हो हम, क्या करते हैं हम लोग, सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। खैर, डक्टाइल का मतलब देखो, डक्टाइल क्या होता है भाई, डक्टाइल का मतलब होता है दैट कांट बी टर्न्ड इनटू अ वायर, दैट कांट बी टर्न्ड इनटू अ वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप किसी भी चीज को मेल्ट ना कर सको, है ना। डक्टाइल का मतलब क्या, टर्न्ड इनटू अ, यहाँ पर मैं पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, कई सारे मेटल्स होते हैं जिनको आप बार बार मेल्ट करके उनको वायर की फॉर्म में नहीं ले जा सकते हो। लेकिन बहुत से मेटल होते हैं जिन्हें कि आप क्या करोगे भाई, उनको मेल्ट कर दोगे और फिर उनका वायर बना दोगे। अगर वो पहले डिस्क की फॉर्म में होगा, लेट से वो सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में है, फिर आप क्या कर सकते हो, उसका वायर बना सकते हो, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो उस मेटल को हम क्या बोल देते हैं, ये एक डक्टाइल मेटल है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं फ्रेजाइल की बात करता हूं, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है आपका ब्रिटल एंड डेलिकेट। क्या होता है इसका मतलब, ब्रिटल, ब्रिटल एंड डेलिकेट। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है क्या। चलो, अब आगे ये जो फ्रूगल लिखा हुआ है, इस फ्रूगल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल। क्या होता है इसका मतलब, इकोनॉमिकल। क्लियर है। अच्छा, इकोनॉमिकल कैसे, जैसे कि कोई पर्सन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पैसा जो कम है, वो पैसा बहुत कम खर्च करता है ना। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रूगल, और काफी बढ़िया इसका यूज होता है। लेट्स से मैंने क्या बोला, आई एम हैविंग आई एम हैविंग अ फ्रुजल, फ्रुगल मील, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक कैसी मील ले रहा हूँ, इकोनॉमिकल मील ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, लेट से क्या हुआ, आप होटल में खाना खाने गए, फिर आपने देखा उसका मेन्यू, मेन्यू में क्या देखा भाई, अरे पनीर जो लबाबदार है ना, लबाबदार पनीर, वो तो आपकी 100 रुपए में आधी प्लेट मिल रही है, ठीक है। फिर आपने देखा, अरे भाई नीचे देखा, थोड़ा सा नीचे आके, तो उसमें आपका आलू की सब्जी मिल रही है आपको 25 रुपीज की हाफ प्लेट। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आपने 25 रुपीज की हाफ प्लेट जो आलू की सब्जी मंगाई, यानी कि जो आपके पोटैटो डिश होती है, ठीक है, पोटैटो वेजीज मंगाई आपने। और उसके बाद में आपने क्या लिया, सिंपल सी रोटी ले ली, और वो आपने अपना खाना शुरू कर दिया। तो वो आपकी ऐसी हो जाएगी, इकोनॉमिकल मील हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें आपने कोई ज्यादा कुछ महंगा खाना नहीं खाया, बस जो आपको खाने के लिए सफिशिएंट हो सकती थी चीजें, वो आपने बस वहां पर मंगा ली, ठीक है ना। तो वो होता है आपका फ्रुजल। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पर आप बताओ क्या रखना चाहिए। तो समझ में आ ही गया होगा सबको, यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, फ्रेजाइल रखेंगे, क्योंकि आपका जो ग्लास है कैसा है, ब्रिटल है ना। अगर आप उसको थोड़ा सा भी गिरा दोगे ना, तो वो टूट जाएगा, है ना, डेलिकेट है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेजाइल। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आऊं, चलो अगले क्वेश्चन पर फटाफट से मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास है ह्यूमिलिएशन। तो ह्यूमिलिएशन की आपको स्पेलिंग पता ही होगी सभी को कि यहाँ पर आपका डबल एल नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमिलिएशन की स्पेलिंग क्या होती है, HUMILIATION, ठीक है ना। ये आपका एल लिखा हुआ है ह्यूमिलिएशन, ठीक है, ये एल है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिलिएशन। ये क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुको। ये मैं फिर से लिख देता हूँ, ह्यूमिलिएशन, ठीक है। ह्यूमिलिएशन, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, ये तो आपका ऑप्शन बाहर हो गया। फिर ये आपका लिखा हुआ है बुके, ठीक है। बुके का जो स्पेलिंग होती है, वो बुके की स्पेलिंग होती है आपकी, एक बार मैं नोट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बुके की स्पेलिंग होती है BOUQUET, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बहुत बार ये आपका पूछा गया और ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा जरूर, ठीक है। और ये साकाज्म लिखा हुआ है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट हो जाएगा। फ्री आपका रिटेलिएट, यहाँ पर आपको रिटेलिएट भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके रिटेलिएट की करेक्ट स्पेलिंग होती है RETALIATE, ऑल राइट। क्या होती है, रिटेलिएट। समझ में आ गया सभी को। अच्छा, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी से हमें रिवेंज लेना हो, बदला लेना हो, ठीक है। जब भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर के अपना रिवेंज लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेलिएशन बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। करेक्ट एंटोनिम हमें निकालना है एक्सोडस का। तो एक्सोडस तो सभी को पता ही होगा, एक्सोडस मूवी भी अपने पास में है, आप लोगों ने देखी होगी। तो एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब, मास डिपार्चर, डिपार्चर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लेस में, लेट से यहाँ पर आपके बहुत सारे लोग इस गांव में रहते थे, ठीक है। ये आपका क्या है, एक विलेज है। और फिर इस विलेज में क्या हो गया, फेमाइन आ गया, ठीक है ना। बहुत बड़ा फेमाइन आ गया, लेट से आपका ये 15 ईयर्स तक ये फेमाइन रहा। तो क्या होगा, यहाँ के लोग जो जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं, अब खाने पीने को तो कुछ है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, इस गांव से मूव ऑन कर जाएंगे सभी के सभी लोग। तो ये क्या होगा, आपका मास डिपार्चर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये आपका मास डिपार्चर, ठीक है। क्लियर है। चलो अब अगर मैं इसको बोल देता हूँ मास डिपार्चर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलता हूँ ऑप्शन अपने क्या क्या है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकल के बाहर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जिट है, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है क्या। हाँ भाई, ये आप बताएं जरा मुझे, इसका हमें क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है। तो ये तो आपका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। तो ये अपना यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसका देखा रहे भाई मास डिपार्चर है, ये तो एग्जिट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है भाई, एंटोनिम देखना है। खैर, डिपार्चर आपका देखो मास डिपार्चर होता है, तो ये भी आपका जो है सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है, ठीक है। हटाओ इसको। अब ये रिफंड क्या होता है, वापस किसी भी चीज का मिलना है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। अराइवल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिपार्चर का जो एंटोनेम होता है वो क्या होता है, अराइवल, यानी कि आना, वापस आना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, वो लोग अराइव हो गए। अब क्या हुआ, इस गांव में बहुत ही ज्यादा पानी बरस गया और बिल्कुल फसल लहलहाने लगी, तो लोग क्या करेंगे, अब अराइव हो जाएंगे। तो उनका क्या हो जाएगा, अब ये अराइवल हो जाएगा और वो उसके अपोजिट हो जाएंगे, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनेम। तो यहाँ पर अपने पास है क्वेसेंट। तो क्वेसेंट का जो मतलब होता है वो होता है, क्वेसेंट का मतलब हो जाएगा, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ वन। लिख लो इसको एक बार, वन हु इज वेरी, इसको पैसिव, ठीक है, पैसिव बोल सकते हैं इसको। इसमें मैं 2-3 वर्ड दूंगा आपको, पैसिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इनएक्टिव भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको आइनर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो। बस इतना समझ लो, मतलब कोई पर्सन है बहुत ही ज्यादा अपने आप में चुपचाप चुपचाप रहता है, या फिर वो इनएक्टिव है, उसकी कोई एक्टिविटी है नहीं। और आइनर्ड का मतलब भी होता है इनएक्टिव, ठीक है ना। ये दोनों आपस में, ये तीनों ही आपस में एक्चुअली क्या है, सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है। और जो क्वेसेंट होता है ना, क्वेसेंट का मतलब भी क्या होता है, पैसिव है, कोई अपने आप में इनएक्टिव है या आइनर्ड है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, पीसफुल। पीसफुल तो अगेन इसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अगर हम सिनोनिम बोलना चाहते तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था, है ना। अब मैंने देखा एक्टिव, तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेसेंट का इसका मतलब होता है इनएक्टिव। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो एक्टिव हो जाएगा। कोई बात नहीं है, क्लियर है बिल्कुल अपना, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्रॉस करना था ऊपर। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, कोई ऊँघ रहा होता है, ठीक ना, ठीक है ना। डिजेक्टेड का मतलब होता है होपलेस, होपलेस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, डिप्रेस्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। डिजेक्टेड का मतलब डिप्रेस्ड भी होता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो होपलेस और जो डिप्रेस्ड है वो भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा आपका क्वेसेंट का। क्लियर है, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। इसके बाद इनडिफरेंट, इनडिफरेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इसका। क्लियर है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो सिनोनिम है, और अकेला एक ही वर्ड जो आपका एक्टिव है वो एंटोनिम यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लेट से आपको कई बार इनकी मीनिंग्स नहीं पता होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सारी की सारी चीजें हटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो पीछे जाके पॉज करके ले लेना, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन की मीनिंग भी नहीं पता, और ऑप्शन में ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें आपको इनकी
इसकी मीनिंग पता है तो देखना कैसे कर सकते हो आप। आपको पता है पीसफुल का मतलब क्या होता है, अपने आप में शांत रहने वाला। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, अपने आप में मतलब वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, होपलेस है, बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिफरेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ से कोई उसको फर्क पड़ता नहीं है। अकेला आपका एक्टिव वर्ड्स ऐसा दिख रहा है, एक्टिव वर्ड आपको ऐसा दिख रहा है जो कि इन तीनों से अलग है ना। ये आपका ऑड है, ऑड वन आउट की बात करूं तो ये आपका ऑड वन है। इन चारों में आपका जो एक्टिव है वो इन तीनों से अलग है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी यहाँ पर इन चीज़ों को जो है आप इनको तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका तुक्का हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ऐसा भी कर लेना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको मीनिंग ना आए, लेकिन आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये लगाने बैठ जाओ। चुपचाप से मीनिंग याद किया करो। आई बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखो क्या है अपने पास में, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, वन वर्ड आ गया अपने पास में, आ सॉन्ग संग एट बरियल, ठीक है ना। तो जब भी आपका बरियल होता है, आपका क्यों भाई, किसी का भी बरियल होता है तो वहां पर आप क्या करते हो, किसी सॉन्ग को गाया जाता है, उस सॉन्ग को हम क्या बोलते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाता हूँ। सोनेट देखो, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर अपने पास में, सोनेट। सोनेट का मतलब क्या होगा, सोनेट का मतलब होगा पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये ध्यान रखना, सोनेट जो होता है आपका पोएम ऑफ 14 लाइन्स होती है, ठीक है ना। क्या होती है सोनेट, आपकी पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रॉन्ग करके आ जाते हैं। अच्छा, बैलेड क्या होता है, बैलेड होता है आपका फोल्क सॉन्ग, ठीक है ना। क्या होता है, फोल्क सॉन्ग्स। जब भी कुछ फोल्क सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि आपका इसमें खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, या फिर आपका आधा उदल हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, फोल्क सॉन्ग्स होते हैं, ऑलराइट। तो हम इनको क्या बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में बैलेड बोल रहे होते हैं, ऑलराइट। अब ये जो हाइम है, ये हाइम का मतलब क्या होता है, रिलीजियस सॉन्ग्स, ठीक है ना। क्या होते हैं ये आपके रिलीजियस सॉन्ग्स। आपने सुने भी होंगे, जैसे कि कई सारे सॉन्ग्स होते हैं ना जो कि भगवान को डिवोटेड होते हैं। सॉरी। देखो हाइम क्या होता है, आपका रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका डिर्ज लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये डिर्ज क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है एक स्पीच, ठीक है ना। स्पीच नहीं, आपका एक सॉन्ग, ठीक है ना, जो कि एक बरियल पर गाया जाता है, ठीक है। सॉन्ग संग एट बरियल। अच्छा एक बात और, आपका बरियल के टाइम एक स्पीच और दिया जाता है, सॉन्ग, ये तो आप यहाँ पर लिख लो, सॉन्ग संग एट बरियल। और इसके अलावा बरियल के टाइम पर एक स्पीच दिया जाता है, ठीक है ना। उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं, उस स्पीच को एलेजी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एलेजी, ठीक है। तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सॉन्ग होता है, सॉन्ग को क्या बोलते हैं, डिर्ज, और अगर वहां पर आप उस केस में आपका स्पीच दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एलेजी हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा हमेशा। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हमें ग्रामेटिकल एरर देखनी है। तो देखो, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। तो कहानी देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है अपना यहाँ पर, आई कैन स्विम वेरी फास्ट, यानी कि मैं बहुत ही फास्ट स्विम कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, हूँ, है ना। व्हेन आई वाज ओनली 5, अब कहानी आपकी चल रही है जब आप 5 साल के थे। तो अभी भी आप क्या 5 साल के हो, नहीं भाई, 5 साल पहले की बात, 5 साल की बात हो रही है, यानी कि आपका सेंटेंस किस में है भाई, पास्ट टेंस में है ना। सेंटेंस किस में है आपका, पास्ट में रहेगा, क्योंकि आपकी कहानी कब की चल रही है, व्हेन आई वाज 5। कंडीशन आपकी कब की दी गई है, ये पूरी की पूरी जो है ना, ये आपका एक टाइम बता रहा है, ठीक है ना। ये आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। ये बात ध्यान रखना, क्या बता रही है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, क्लियर है। जब व्हेन आई वाज ओनली 5, जब आप 5 साल के थे ना, वो आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई वॉज, आई, सॉरी वाज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका कोड आएगा, ठीक है ना। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कोड होता है, क्लियर है। तो आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अगर मैं इसकी पार्सिंग करना चाहूँ तो एक बार फटाफट से पार्सिंग भी कर लेते हैं। आई आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कोड अपना यहाँ पर मोडाल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और स्विम आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका वेरी फास्ट में जो फास्ट लिखा हुआ है, कहाँ लिख दूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो ये जो फास्ट है, ये आप जरा मुझे एक बात बताओ, ये फास्ट क्या होगा, हाँ भाई, स्विम कैसा कर सकता था, वो फास्ट कर सकता, और वो मैं स्विम कर सकता था, है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो वेरी है, ये वेरी आपका क्या कर रहा है, सब्जेक्टिव को डिग्री दे रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या हो जाएगा ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ध्यान रखना, ये जो आपका वेरी होता है, ये क्या कर रहा होता है, डिग्री को इंक्रीज कर देता है, फिर आपकी डिग्री बता रहा होता है कितना फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट, है ना, वेरी फास्ट, क्लियर है। अब आगे क्या है आपका, वैन बता रहा है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को, जो वैन आई वाज ओनली 5, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। अगर आप इस फ्रेज का अगर से अलग से अगर आप इसकी पार्सिंग करना चाहो तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। इसको एरर तो पता चल गई होगी ना सभी को। यहाँ पर आपको आई कैन सिम, यहाँ पर है आपकी एरर, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे भाई, कौन सा है ये, 22। चलो अब क्या है अपना, इस ईडीएम का हमें मतलब बताना है। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये तो आपको पता ही होगा, सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी सा है। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना, डिफिकल्ट
प्रॉब्लम, या फिर इसका ये तो आपको लिखा ही हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब एक और होता है, वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद। अ वेरी डिफिकल्ट, किसी पर्सन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द कैप्टन एज वेल द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अपना क्या लिखा हुआ है, एक एक करके मैं सबसे पहले पार्सिंग करूंगा इसकी, ठीक है। अपना इसमें करना क्या है, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। चलो भाई देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कैप्टन, कैप्टन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है एज वेल। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, आपका ये जो एज वेल एज होता है ना पूरा का पूरा, ये एज वेल एज एक प्रिपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपका एक प्रिपोजिशनल, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। प्रिपोजिशनल फ्रेज होता है ये आपका, ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें से आप, ऐसा नहीं है कि इसमें से आप एस को गायब कर दोगे, फिर कहो पहले वाले एस को गायब कर दो, या फिर वेल को गायब कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है, वो भी प्रिपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एज वेल एज का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज। तो मैं इसको पीपी लिख दूं, ठीक है। चलो आगे, ये जो आपका था प्लेयर्स है, अब देखो चूंकि यहाँ पर प्रिपोजिशनल, चाहे आपका प्रिपोजिशन आए चाहे आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज आए, उसको अपने आप में एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही होगा हमेशा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब ये जो प्लेयर्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशनल फ्रेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ पीपी, ठीक है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट ऑफ पीपी हो गया। इसके बाद में ये जो वर है, अगेन अपना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स। अब देखो ये जो प्लेयर्स है ना, ये तो बन गया ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, पीपी का। तो ये जो कैप्टन है, यही अकेला यही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी ना, हेल्पिंग वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगी। तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आपका कैप्टन कैसा है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है। कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वॉज का यूज करना पड़ेगा, वर्ब को हटा दो, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो अब देखो आगे क्या है, ये अपना रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको होगी नहीं। अच्छा, ये बात थोड़ी सी दिक्कत कुछ बच्चों को यहाँ पे हो सकती है जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए होंगे पूरे। जिन्होंने लिए हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है ना, तो तुम लोग तो इतना, मतलब तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो लोचा किया है। खैर देखो, ये फॉर आपका यहाँ पर प्रपोजिशन होगा, ये विनिंग क्या होगा, ये विनिंग इज फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये विनिंग क्या है, ये विनिंग आपका जिरंड है। क्या है ये विनिंग, जिरंड है। और यहाँ पर ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब ये जो ट्रॉफी है, आपको सर ये ट्रॉफी क्या है, मैंने आपको बताया हुआ, ये जिरंड्स होते हैं, या फिर आपका देखो ये आपके जिरंड्स हो गए, इन्फिनेटिव हो गए, ये क्या होते हैं, आपके सेमी वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, सेमी वर्ब्स होते हैं। अब आपको पता, अगर ये सेमी वर्ब है, इसके अंदर कौन किसका है, वर्ब का है, यानी कि अपने साथ में एक ना एक ऑब्जेक्ट तो रख ही सकता है। तो ये मैंने पूछा फॉर विनिंग व्हाट, तो विनिंग व्हाट का आंसर दे दिया मुझे ट्रॉफी ने। तो ये ट्रॉफी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ, कहां पर लिख दूं, ये एरो बड़े इधर उधर जा रहे हैं, देखो ट्रॉफी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। इसको नोट डाउन कर लेना फटाफट से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूट बैठेगा। समझ में आ गया भाई सभी को। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं मुझे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ बड़े आराम से, ठीक है। डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वैसे डाउट कोई आपको आएगा नहीं, क्योंकि किसने पढ़ाया भाई, पीयूष सर ने पढ़ाया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलो भाई, आपका अगेन अपना ये पैराजम्बल आ गया है, तो इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं, क्या अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर आपका वही वाला केस आ गया जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, कि ऑप्शन में आपके पास दो पॉसिबिलिटी नहीं है, चारों की चारों पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ के, अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखोगे, तो यहाँ पर आपके पास पहले सी है, फिर बी है, फिर डी है, और ए भी दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चंस को हम, इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप जब ये सारे के सारे 18 सेट्स को कर लोगे, तो आपको हर तरीके का टाइप जो है वो करने की समझ आ जाएगी, और आपको हर क्वेश्चन से कैसे डील करना है, चाहे वो PQRS वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो, जिन क्वेश्चन से आप डरते हो ना, ये फिलर्स हो गए आपके, और आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया, या फिर ये सारी की सारी चीजें ना बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है। इनसे डरना नहीं है, ठीक है। चलो खैर, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ए वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर दे इग्नोर द ट्रुथ। तो यहाँ पर अब मैंने देखा हाउएवर, हाउएवर का हम जब भी यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, कि मोर ओवर मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि हाउएवर, जबकि ऐसा है कि जो ट्रुथ है ना, वो उस जो ट्रुथ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हाउएवर मैं किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो नहीं लिख सकता हूँ,
पहले कोई मुझे यहाँ पर कोई अपना एक फ्रेज तो पता होना चाहिए ना। आपका हाउएवर से पहले हमेशा ध्यान रखना, उससे पहले आपके पास एक फ्रेज होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पिक्चर से बाहर, यानी कि आपका ये जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन कौन सा है अपना, ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो अपना पिक्चर से बाहर हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे ऑप्शन पर आपके। फिर ये अपना बी वाला ऑप्शन मिला मुझे, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है, हाँ भाई बढ़िया है, इसमें कोई मुझे एरर नहीं दिख रही है कि ये अपना पहले पर ना आ पाए। तो ये ठीक है, मैंने इसको होल्ड पर लगा दिया। अब मैं सी पर आया, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। अब मैंने देखा यहाँ पर दे लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने किसका यूज कर लिया, अब ये प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का यूज हम तभी तो करेंगे जब पहले आपकी एक नाउन ऑलरेडी आ रखी हो, है ना। तो यहाँ पर आपकी मुझे कोई नाउन नहीं दिख रही है इससे पहले, तो मैं सबसे पहले दे का यूज तो नहीं कर सकता हूँ, बात समझ पा रहे हो क्या मेरी। तो हम कभी भी सीधा सीधा प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये भी अपना पिक्चर से बाहर, ठीक है। तो ये भी आपका पहले नहीं आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं अपना डी वाले पे, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सो का मतलब यहाँ पर आपका कोई रीजन दिया जा रहा है, इसका मतलब जो रिजल्ट है, तो इसी कारण से अब क्या है ना कि लोग उसको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और कंडेम करते हैं। तो यहाँ पर आप सो का यूज तो सेंटेंस की शुरुआत में नहीं कर सकते हो, बात समझ पा रहे हो ना मेरी। किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आप सो से थोड़ी ना सेंटेंस को स्टार्ट कर दोगे। आपको कुछ उसके पहले फ्रेज पता नहीं है, आप क्या सीधा सीधा ऐसे बोलोगे कि हाँ भाई इसका ये अब रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन उसका रिजल्ट तो ये है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, तो अपना डी वाला ऑप्शन भी पिक्चर से बाहर हो गया, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि आपका बी डी सी ए बनेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर पहले आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका ये प्रॉपर नाउन दे रखा है, ठीक है, तो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। और आगे मुझे को यहाँ पर दिक्कत नहीं दिख रही है, जैसे कि ये फर्स्ट वाले प्लेस पर ना आ पाए, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हो पाई क्या मेरी, समझ रहे हो ना। तो ये अपना हो जाएगा इस तरीके से, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। और अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहो तो फिर आप देखोगे कि द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर मैंने देखा कि अब देखो गवर्नमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, मैं वो फॉल्ट दिखा रहे हैं। फिर मैंने इसके बाद जो अगला सेंटेंस देखा, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। तो बढ़िया है, पहले उन्होंने फॉल्ट निकाली, फिर मैंने बताया कौन कौन सी फॉल्ट वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, किस किस फॉल्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका बी के बाद में सी ऑप्शन आना बिल्कुल सही होगा। तो बी के बाद में आपका सी ऑप्शन कब आएगा। अच्छा, ये एक चीज और, यहाँ पर आपने देखा ये तो ठीक है, ये बढ़िया आ गया, लेकिन ये जो दे है ना, ये दे वाला प्रोनाउन आप कौन से नाउन के लिए यूज कर रहे हो। तो मैंने देखा बी में कोई ऐसा नाउन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है जिसके लिए मैं दे का यूज कर लूं। तो इसके बाद आपका बी के बाद सी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपने यहाँ पर ये बाकी का सेंटेंस देख लिया, ये फॉल्ट वगैरह से आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, आपका सी वाले में भी गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो मैं बी के बाद में सी को लगा दूं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है ना वो यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन कौन से नाउन को रेफर करेगा, वो नाउन तो पहले आना चाहिए। तो फिर मैंने देखा डी वाले को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। यानी कि यहाँ पर मुझे एक नाउन मिला सो पीपल के नाम से, ठीक है। पीपल जो है अपना, यहाँ पर मुझे एक नाउन मिला, फिर इस नाउन को मैंने रिप्लेस कर दिया कौन से प्रोनाउन से, दे से, ठीक है। पीपल को हम दे से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आपका ये भी प्लूरल नाउन है और ये भी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अब बात समझ में आई क्या, क्लियर हो रही है मेरी बातें। इसका मतलब मैं बी के बाद में डी का यूज करूंगा, है ना। किसका यूज करूंगा, डी का, और डी के बाद सी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है और इस नाउन को मैं रिप्लेस कर दूंगा दे वाले प्रोनाउन से, तो यहाँ पर मैंने आगे सी का यूज कर लिया। अब क्लियर हुई क्या मेरी बात, समझ में आ गई सभी को। तो यहाँ से आपको इस तरीके से जो है बी डी सी ए का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्लियर हो गई ना, क्लियर है। कोई भी एरर अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है ना, तो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को कर रहे होंगे। अब आपका फटाफट से लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो यहाँ पर क्या आपका नरेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको नरेशन आता है ही सी, तो सिंपल सी नरेशन है, इसको देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है अपने पास में। He said to the hotel receptionist, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम्स। ठीक है, तो उसने क्या पूछा होटल रिसेप्शनिस्ट से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रूम्स का टैरिफ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुत ही ईजी सा है, बड़े ध्यान से देखना। अब क्या है हमारे पास में ही, यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड का यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड का यूज तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने की कोशिश में है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो आपको पता है कभी अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो तो वहां पर हम सेट टू को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, आस्क्ड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, किससे कर देंगे, आस्क्ड से। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट। अब आपको पता है अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो या अकेला यहाँ पर आपका क्या हो भाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पूछा जा रहा हो, तो हम यहाँ पर कौन से कंजंक्शन का यूज कर लेंगे, इफ कंजंक्शन का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इफ, इसके बाद में अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड जो है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को हटा करके कंजंक्शन का यूज कर लिया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं बेसिकली मैंने क्वेश्चन का जो सिनारियो है वही खत्म कर दिया और मैंने यहाँ पर इफ कंजंक्शन का यूज कर लिया।
लिया तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इफ सीधा यू आ जाएगा और यहाँ पर आपका कैन की प्लेस पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो इफ यू कुड, इसके आगे क्या है भाई, टेल मी, है ना। तो इसका हम क्या कर देंगे, इफ यू कुड टेल हिम, है ना। इफ यू कुड टेल हिम, मी का क्या कर देंगे, हम हिम कर देंगे क्योंकि हमें इनडायरेक्ट की में बात करनी है। टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टैरिफ ऑफ रूम्स, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आप चेक करोगे तो आपका आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट, अब देखो दैट इफ का यूज नहीं करना है, ये आपका दैट इफ आ गया मतलब गलत हो गया। अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चनिंग की जा रही है तो और आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, इफ कंजंक्शन का अकेला। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत। सेकंड वाले में आपने देखा ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन टेल हिम, अब आपने देखा इफ बढ़िया है यहाँ पर हो गया, लेकिन मैंने कैन का कोड नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका कैन भी ये कैंसिल हो जाएगा इसकी वजह से, और ये सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन आपका थर्ड वाला देखा ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम, तो यहाँ पर टू टेल हिम वाली कोई बात ही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25th वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर आज का आपका पहला वाला जो पेपर 1 है, पेपर 1 क्या बेसिकली आपका ये सेट नंबर 1 है, ये आपका खत्म होता है। आई होप कि आपको ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और मेरा हमेशा यही मोटो रहता है, अगर मेरे सामने कोई एक क्वेश्चन आया तो उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बने, चाहे वो आपका फिजिक्स का बन जाए, केमिस्ट्री का बन जाए, मैथ का बन जाए, चाहे आपका इंग्लिश का बन जाए, कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा ना, वोकैबलरी हो जाए, तो उसका मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरा एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, अकेला इंग्लिश ही थोड़ी ना पढ़नी है ना। तो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर मैं समझाता जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा सेशन लगा है, सो दैट मैं और भी आगे जो है चीज़ों को इस तरीके से कंटिन्यू कर सकूँ, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो इस तरीके से ही मिलता है, जो आप लोग बोलोगे मुझे, जैसा भी बोलते हो, या फिर आप लोग जो शेयर करके अपना प्रेम जो है आप व्यक्त करते हैं रिगार्डिंग मी, तो उससे ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं।